नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर श्याम कुंजवाल और मैं विज्ञान विद्या शाखा के अंतर्गत प्राणी विज्ञान विभाग में कार्यरत हूं। दोस्तों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जहां आपको सामाजिक मुद्दों से जुड़ी जानकारी मिलती है, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े विद्यार्थियों के लिए और अन्य विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिए भी हम कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं। इसी सिलसिले में विज्ञान लोकप्रियकरण परियोजना के अंतर्गत आज का कार्यक्रम है जलवायु परिवर्तन का विज्ञान एवं हमारी धरती का भविष्य। यह कार्यक्रम उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देहरादून उत्तराखंड सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस सहयोग हेतु विश्वविद्यालय परिवार एवं संपूर्ण विश्वविद्यालय यूसर्क के प्रति आभार प्रकट करता है तथा आज के इस कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान और हमारे इस विषय के विशेषज्ञ हैं हमारे साथ में उपस्थित प्रोफेसर पी डी पंत सर। प्रोफेसर पी डी पंत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस के अंतर्गत भूविज्ञान विषय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं तथा विज्ञान विद्या शाखा और स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस के निदेशक के साथ साथ विश्वविद्यालय के अकादमिक निदेशक के पद पर भी कार्यरत हैं। क्योंकि आपका इतना महत्वपूर्ण योगदान पिछले 20 से 30 वर्षों से कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ भी जुड़ा हुआ है और आप बहुत लंबे समय से भूविज्ञान से जुड़े हुए हैं। और हमारा जो आज का मुद्दा है और जो आज का हमारा एक विशेष विषय हमने जो रखा हुआ है यूसर्क के परियोजना के अंतर्गत, वो हमने रखा कि जो हम साइंस पॉपुलराइजेशन में जो हम एक लेक्चर की सीरीज कर रहे हैं उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन का विज्ञान तथा हमारी धरती का भविष्य। तो सर, आपका जो महत्वपूर्ण अनुभव है हम अपने विद्यार्थियों के साथ में और हमारे सामाजिक जो लोग हमारे रेडियो चैनल से जुड़े रहते हैं और जो हमारे 91.2 एफएम पर जो हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से हेलो हल्द्वानी का रेडियो चैनल जो हमारा जुड़ा रहता है, उसको जो भी हमारे श्रोताओं से अन्य साथियों से भी जो सुनते रहते हैं बीच बीच में 91.2 एफएम को, उन सभी के माध्यम से भी हम उन विद्यार्थियों तक भी और अन्य लोगों तक भी हम इस टॉपिक को शेयर करना चाह रहे हैं और इस विषय पर हम जो भी वार्तालाप करेंगे उसको हम अपने श्रोताओं तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इसी सिलसिले हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो टॉपिक है उस पर हमें क्या क्या जानकारियां अपने विद्यार्थियों को, अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को क्या क्या शेयर करनी है, हम आगे जानकारी देते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सर, धन्यवाद डॉक्टर कुंजवाल जी, मुझे इस वार्ता में शामिल करने के लिए। जैसा कि आपने कहा, हमारी जो मुख्य वार्ता रहेगी ये जलवायु परिवर्तन का विज्ञान हमारी धरती का भविष्य पर आधारित है। अर्थात जो धरती पे जो जलवायु परिवर्तन हुए हैं स्थायी रूप से, उन पे हमें चर्चा करनी है ताकि उस पर जो भी ज्ञान है वो हम अपने शिक्षार्थियों के साथ या अन्य साथियों के साथ बांट सकें। तो जो जलवायु परिवर्तन हम जानते हैं कि इसका सीधा अर्थ है कि धरती के वातावरण में दीर्घकालीन परिवर्तन। तो जो परिवर्तन लंबे समय से हो गए हैं और दिख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसी को ही हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जो एक महीने या दिनों में परिवर्तन तो उसको हम नहीं मानते हैं, क्योंकि वो एक क्षणिक होता है, बहुत लंबा नहीं होता है। तो जलवायु परिवर्तन विशेषकर उसी को मानते हैं जो दीर्घकालीन समय से हम महसूस कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब आजकल देखते हैं कि वातावरण में बहुत परिवर्तन आ गया है। लगता है कि जो ग्रीष्मकालीन जो हमारा सीजन होता है वो लंबा हो गया है, या बरसात भी पीछे खिसक गई है, ये सब होता है। तो ये एक परिवर्तन हो गया जो लगता है स्थायी हो गया। ऐसे ही परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन। और इस जलवायु परिवर्तन में बहुत सी चीजें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। जैसे पढ़ा होगा हमने कि एक होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है, भूमंडल का, मैं बोलूंगा कि उसका तापमान बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। यानी धरती के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसका सबसे बड़ा लक्षण है इस बदलाव के कारण दुनिया भर में मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है, जो कि भविष्य में गंभीर पर्यावरण और सामाजिक संकट पैदा कर सकते हैं। तो कई बार ये आता है कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय तापीकरण क्यों होता है। तो इसके आप सबने पढ़ा होगा, बहुत से कारण होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारे भूमंडल का या हमारे जो भूमंडल का तापमान बढ़ गया है, जिससे हमारा जो वायुमंडल है उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। और उस वायुमंडल के परिवर्तन के कारण जो हमारे विशेष रूप से धरती के जो ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी और दक्षिणी, वहां पर तापमान में परिवर्तन आ रहा है।
जो तापमान में जब वहाँ परिवर्तन आ रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पूरे हमारे जो मौसम है इसमें परिवर्तन आ गया है और हम सब एक लंबे समय से जलवायु परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। और विशेषकर जलवायु परिवर्तन के कई कारण हैं, उसमें से प्रमुख कारण जैसा कि मैंने कहा, एक होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण ही होता है। और जब हम पढ़ते हैं या आपने सुना होगा, जो ग्रीन हाउस जो हम गैस बोलते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड है और एक फ्लोरोकार्बन शामिल है। ये सब चीजें हैं। जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं या किसी भी ईंधन का उपयोग करते हैं तो उसके जलने से जो गैसें निकलती हैं उनमें ये विभिन्न तरह की गैसें होती हैं। और ये जब गैसें हमारे वायुमंडल में जाती हैं और जब ये एक सीमा से ज्यादा हो जाती हैं, पहले भी जाती थी लेकिन जब एक सीमा से ज्यादा हो जाती हैं तो ये वहाँ पर जो वायुमंडल में हमारी पहले से चीजें उपस्थित हैं उन पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं या उनको निष्क्रिय करती हैं, स्वयं ज्यादा प्रभावी बन जाती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे वातावरण में बहुत परिवर्तन आ रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि धरती पर जब जनसंख्या बढ़ गई तो उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, तो उसको अपने ईंधन की जरूरत पड़ी, चाहे वो खाना खाना हो, चाहे उसने अपने वाहन चलाने हो या कोई भी काम करना हो, उसके लिए उसको ईंधन की जरूरत थी। तो ईंधन के रूप में सबसे आसान होता है, आपने देखा होगा, लकड़ी काट के जला लो या बाजार में उपलब्ध केरोसिन को जला लो, या आपको पेट्रोल मिल जाता है या डीजल मिल जाता है, ये चीजें मिलती है, इनका हम उपयोग करते हैं और उसको जलाते हैं। और इनके उपयोग से, इनके जलने से ही जो ये हम गैसें मैंने बोला, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जो ये कार्बन फ्लोरोकार्बन बोलते हैं ना, फ्लोरोकार्बन जो आता है, ये पैदा होता है। और इसकी मात्रा बढ़ते ही चली जा रही, क्योंकि उपयोग करने की मात्रा भी बढ़ते चले जा रही है। तो अब इसको समस्या होगी कि हम कम कैसे करें। अब कम करेंगे तो इसका उपयोग कम करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अलग रास्ते हमको लेने पड़ेंगे। तो इसमें पूरे संसार भर में बहुत काम हो रहा है। और आप देखेंगे तो संसार भर के वैज्ञानिक इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। क्योंकि जब ये गैसें वातावरण में ज़्यादा हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं कि सूरज की किरणें जो धरती पर पड़ती हैं उसको परावर्तित होकर वापस नहीं जाने देती हैं और उनको धरती के ही आसपास रोक देती हैं। और जिससे क्या होता है कि धरती पर गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। और जब गर्मी ज़्यादा महसूस होती है तो हम उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से अक्सर क्या होता है, धरती में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है और उससे मौसमों पर फर्क पड़ता है। धरती भी गर्म हो जाती है, हमारा जो समुद्र है उसका पानी भी गर्म हो जाता है। अगर समुद्र पानी गर्म हो जाए, धरती गर्म हो जाए तो हम जाते हैं, बहुत सारे चक्रवात होकर आते हैं। तो आपने देखा होगा इधर कुछ समय से न केवल चक्रवात की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है बल्कि उनकी भीषणता भी बढ़ गई है, उनका जो डायमेंशन है, आकार है, वो भी बढ़ गया है। कारण क्या है कि तापमान बढ़ रहा है। तो देखेंगे आप, मुख्यतः उद्योग, वाहन, ऊर्जा उत्पादन और कृषि गतिविधियों से इन गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहीं पर ही इन सब का उपयोग किया जाता है। चाहे वो लकड़ी जलाना हो, चाहे वो केरोसिन जलाना हो, चाहे पेट्रोल का उपयोग हो, डीजल का उपयोग हो। और इसका उपयोग दिनों दिन बढ़ते चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक है, उसको जीने के लिए चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। उन ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमको अपने मोटर वाहन, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, दुनिया भर की चीज़ ज़रूरत है। उनको चलाने के लिए हमको ईंधन चाहिए। तो अगर हम ईंधन का उपयोग कर रहे हैं तो उससे जो ये गैसें, ज़्यादा धुआं जो निकलता है जिसमें ये गैसेस होती हैं, वो बड़ा नुकसान कर रहा है। पहला कारण ये होता है जो सबसे बड़ी संख्या में हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, सबसे बड़ी मात्रा में। और उसका जो अगला चीज़ है, जब हम इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई है तो इसके उपयोग के लिए आपको पता होगा कि हमको कृषि उत्पादन के लिए खेत चाहिए, उनके रहने के लिए ज़मीन चाहिए और उनके ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। तो फिर क्या हुआ, जब जनसंख्या बढ़ी तो उन्होंने जो हमारे धरती में जो वन था, उस वन भूमि में से वन को कम किया, अपने कृषि योग्य जमीन बनाई, उस वन भूमि से लकड़ियां काटी, अपने ईंधन के रूप में उपयोग में लाई। आप समझ सकते हैं। और उस वन भूमि में ही जब जनसंख्या बढ़ेगी, अपने रहने के लिए स्थान भी ढूंढा, तो हुआ क्या कि जो वनीकरण है उसका ह्रास हुआ और उसकी संख्या, जंगलों का जो टोटल, मैं कह सकता हूँ किसी एरिया में जितने टोटल जंगलों का जो क्षेत्रफल था वो कम हो गया। और आप जानते हैं कि जंगल क्यों जरूरी है, क्योंकि जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो, हम सब जानते हैं कि जितना भी ऊपर ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, विशेषकर कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज्यादा होती है, इसको वो रोकते हैं, इसको खुद वो अपने आप में ले लेते हैं और उसके बाद अपनी क्रिया कर ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो अगर आप वनीकरण में कमी हो जाएगी, सबसे बड़ी बात कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ेगा और दूसरा हमको ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि वनीकरण की कमी न की जाए। लेकिन जो हमारा जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालीन हो रहा है,
कि वनीकरण में बहुत बड़ी कमी हो गई है, जंगलों को रात दिन कटा हो रहा है, उद्योग नहीं आ रहे हैं, उसके लिए ज़मीन चाहिए। और ज़मीन चाहिए तो जब तक आप ज़मीन में से वन नहीं हटाएंगे तब तक आपको इन चीज़ों के लिए ज़मीन नहीं मिल सकती। ये बड़ी विकट स्थिति हमारे सामने है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। उस जनसंख्या को काम देने के लिए, उसके पेट भरने के लिए हमें खेती भी चाहिए, हमें उद्योग धंधे भी चाहिए और उनके रहने के लिए आवास भी चाहिए। अगर ये सब चाहिए तो हमारे पास ज़मीन फिक्स है, धरती में जितना एरिया है, एरिया बढ़ नहीं रहा है, एरिया कम होते जाता है। तो उसी एरिया में से हमको ज़मीन लेनी है, हम ज़मीन ले रहे हैं इन काम के लिए, तो वनीकरण में ह्रास हो रहा है। इसके अलावा है उद्योग और जीवाश्म का उपयोग। हम जानते हैं अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उसकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हमें उद्योग धंधे चाहिए। खाने पीने की चीज़ें तो खेत में हो जाएंगी, लेकिन उसके अलावा बहुत सी अन्य चीज़ें इंसान को ज़रूरत होती हैं, वो उनके लिए उद्योग लगाने होते हैं। अगर हम उद्योग लगाएंगे तो उद्योगों में मशीनें काम करती हैं। उन मशीनों को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए ईंधन। ईंधन किस रूप में? बिजली के रूप में भी हो सकता है, वह ईंधन जीवाश्म ईंधन का भी होता है। लेकिन अगर खाली बिजली से चलाएंगे तो वो बहुत महंगा भी पड़ता है, और दूसरा अन्य कामों के लिए बिजली नहीं मिल पाएगी। तो इंसान को अन्य कामों के लिए, मतलब धरती पे इंसान रहता है, उसको रोशनी के लिए बिजली चाहिए। तो इंसान को रोशनी के लिए हम बिजली देंगे तो क्या होगा कि उद्योगों में बिजली की कटौती करनी पड़ती है। अगर उद्योगों में बिजली की कटौती करेंगे तो उद्योग अपने जो उसके उपकरण है उनको चलाने के लिए कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्मों का उपयोग करता है। और वो जैसे इनका उपयोग करता है तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऑक्साइड और ये फ्लोरोकार्बन गैसेस निकलना शुरू होती हैं, और ये सब दुनिया भर में फैली हुई हैं। और पूरे दुनिया में इंसान को जीवित रखने के लिए औद्योगिक क्रांति आई है। जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता बढ़ी है, और इससे क्या होगा कि वायुमंडल गैसों का स्तर भी बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि जब उत्तराखंड बना, उसके बाद उत्तराखंड के निवासियों को मैं कहूँगा नौकरियां देने के लिए, उद्योग बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ भी सिडकुल आया, आपने देखा होगा जी। पूरे हरिद्वार में है, पूरा देहरादून में है, पंतनगर में है, सितारगंज में, बहुत जगह सिडकुल, सब उद्योग आए हैं। अगर ये उद्योग आए हैं तो यहाँ पर जो कल पुर्जे चल रहे हैं, जो मशीनें चल रही हैं, उनका ईंधन कहाँ से आएगा? तो उनका ईंधन यहीं से आता है, या तो बिजली से आएगा, और बिजली 24 घंटे उपलब्ध नहीं होती उनके लिए, कोई बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है, उतनी बिजली भी उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अगर उद्योगों को आप बिजली देंगे तो वो सरकार को खरीदनी पड़ती है, और अगर सरकार अतिरिक्त बिजली खरीदती है तो उसका अतिरिक्त उसको भुगतान करना पड़ता है। तो उस अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए ये उद्योग कई बार कोयला, तेल और गैस का भी उपयोग करते हैं, और जरूर कहते हैं कि हम इनसे निकलने वाली गैसों का उत्सर्जन को कम कर रहे हैं, कोशिश वो करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर आप गैस को कम करेंगे तो उसका जो पर्यावरणीय नुकसान वायुमंडल में न होकर फिर दूसरी तरह से होने लग जाएगा। जमीन के अंदर जो चीजें जाएंगी तो जमीन का पानी दूषित हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, दूषित किसी न किसी रूप में होगा ही, चाहे वो वायुमंडल में हो, चाहे वो जमीन पर हो या जमीन के अंदर हो। और इसके अलावा जो सबसे और महत्वपूर्ण चीज है, परिवहन से उत्सर्जन। आप जानते हैं जब इतनी बड़ी जनसंख्या धरती पर है, इतनी बड़ी संख्या हमारे पास है, तो उसको अपने रोजमर्रा के काम के लिए, अपने उद्योग धंधों तक पहुंचने के लिए वाहन की जरूरत है, चाहे वो सरकारी वाहन हो, चाहे निजी वाहन हो, चाहे एक दूसरे से उपयोग करके शेयर वाहन हो। तो उसको चलाने के लिए भी ईंधन चाहिए। हम सब जानते हैं वाहन या तो डीजल से चलते हैं या पेट्रोल से चलते हैं, और इधर कुछ सालों से, पिछले 10 साल से, अब आप कहेंगे आप बैटरी से चलने वाले वाहन भी आ गए, ई व्हीकल, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, और उनमें एक कमी है कि वो लंबी दूरी तक नहीं चल सकते हैं, और वो भारी वाहन या भारी उद्योगों को नहीं चला सकते। इसलिए हम फिर से परिवहन में भी इन्हीं विशेषकर डीजल और पेट्रोल पर निर्भर हैं, और इन दोनों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आपने देखा होगा जब भी सड़क किनारे जाते हैं, विशेषकर ट्रकों में या बसों में, जिसमें बहुत ज़्यादा भार लेके चलते हैं ट्रक और बसें, तो उनमें क्या होता है, विशेषकर बहुत ज़्यादा गैसेज निकलती हैं और ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती, और ये जब होता है तो बड़ी दिक्कतें पैदा होती है। आप भी सड़कों में चलते हुए कई बार आपको, आपके जो छोटे बच्चे हैं, उनके चेहरे की हाइट पर या सिर की ऊंचाई तक ही आते हैं, तो हमारे कपड़े तक गंदे हो जाते हैं, आप देखते होंगे वो काले पड़ जाते हैं। और या सड़क के किनारे जो पेड़ हैं, उनकी जो हम जो ग्रोथ बोलते हैं, या उनका जो रंग भी बदल जाता है, आपने देखा होगा। इसका प्रमुख कारण यही है कि वाहन जब ये चलते हैं तो ये वायुमंडल में गैसें छोड़ते हैं, और ये बड़ा नुकसान करती हैं, साथ ही साथ जो है धरती का तापमान भी बढ़ा। हाँ, इससे क्या होता है, जब ये सब गैसें बढ़ेंगी, निश्चित रूप से धरती का, इन सब का अंतिम परिणाम क्या है कि धरती का तापमान बढ़ता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने इसमें शेयर कर दी सर। अब हमारी जलवायु के जो परिवर्तन थे उसके कारण आपने बता दिए हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 FM उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा ये हल्द्वानी का ये रेडियो चैनल, जिसके माध्यम से आज हमारे इस प्रोग्राम के खास मेहमान प्रोफेसर पीडी पंत सर हैं, जो
भूविज्ञान में यहाँ पर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर आप शेयर कर रहे हैं हमारे साथ में और हमारे श्रोताओं को भी। अब इसी कार्यक्रम के थोड़ा सा अगले पड़ाव में सर आपने जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन के विभिन्न कारण हमें समझाए हैं और हमारे श्रोताओं को, हमारे विद्यार्थियों को हम जानकारी और भी आगे शेयर करना चाहेंगे, जिसमें अगले पड़ाव में हम जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उनके बारे में जानकारी श्रोताओं को देंगे। सर आपसे निवेदन है कि थोड़ा जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारी धरती में जो पड़ रहे हैं उनको भी हम थोड़ा सा श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। जैसा कि अभी हमने पूर्व में चर्चा करी कि हमारे प्रमुख कारण क्या हैं, ये जितने भी कारण हैं इन कारणों का अंतिम परिणाम क्या है कि वायुमंडल में ये सभी गैसें जाती हैं, वहाँ ये इकट्ठा होती हैं, इकट्ठा होके ये हमारे वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती हैं। ठीक है, ये तापमान जब ये बढ़ा रही हैं तो उस तापमान के बढ़ने से क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, उन पर अब चर्चा कर लेते हैं। तो हमने अब देखा होगा तो सबसे बड़ा जो परिणाम होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ऊंचाई क्षेत्र पर पड़ता है। ऊंचाई क्षेत्र माने जहाँ हमारे हिम शिखर हैं, हाँ हिम शिखरों में पास आप जानते हैं ग्लेशियर भी हैं, जिनको हम बोलते हैं नदियाँ हैं जो बर्फ पर आधारित हैं। बड़ी बड़ी दुनिया की जितनी विशालकाय नदियाँ हैं जो बहुत बड़े स्तर पर पानी लेके आती हैं और दुनिया की बहुत बड़ी जनसंख्या को पानी पिलाती हैं। हमारे हिंदुस्तान में आप समझ सकते हैं कि पूरी सिंधु नदी है, गंगा है, यमुना है, घग्गर है और हमारी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी है। ये जितनी नदियां हैं ये सब हिम शिखरों से होकर आती हैं और वहाँ से लगातार पानी लाती है। अब समस्या ये होगी अगर जलवायु परिवर्तन हो जाए या वातावरण में तापमान बढ़ जाए तो आप सब जानते हैं कि जब तापमान बढ़ता है तो बर्फ बहुत तेज़ी से पिघलती है। तो इन इलाकों की में देखा गया है पिछले 50 साल में बर्फ़ का पिघलना बहुत तेज़ हुआ है और तेज़ी से जब बर्फ़ पिघलती है आप जानते हैं कि जो पानी का स्रोत है वो कम पड़ जाता है और जब ज़रूरत न हो उस वक्त ज़्यादा बर्फ़ पिघलती है और ज़्यादा पानी आ जाता है और पानी लास्ट में जाता कहाँ है, समुद्र मिल जाता है। मतलब पीने योग्य जो शुद्ध पानी है वो सीधे जाके समुद्र मिल जाता है और हम उसको आखिर कितना इकट्ठा करेंगे, नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे बांधों की एक सीमा होती है, उसके बाद उसको समुद्र में ही जाना है। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई कि अगर इसी तरह से हमारे जो ग्लेशियर हैं दुनिया भर के ये पिघलते रहेंगे तो एक समय बाद क्या होगा, इन नदियों में पानी लाने के लिए यहाँ पर बर्फ ही नहीं बचेगी और जब बर्फ ही नहीं बचेगी तो होगा क्या, जाड़ों में तो बर्फ पड़ेगी लेकिन गर्मियों में पानी कहाँ से आएगा। तो गर्मियों में पानी नदियों में नहीं रहेगा तो फिर हमारे लिए पानी पीने की बहुत समस्या आएगी। वही समस्या होगी, आपने देखा होगा जो हमारे दक्षिण के पठार की नदियाँ हैं उनमें जब बरसात आती है तो भीषण बाढ़ आती है, लेकिन जब गर्मी होती है बहुत सूखा पड़ता है। आपने देखा होगा कि अधिकतर किसानों की आत्महत्याएं हमारे पठारी भाग में दक्षिण में ही होती हैं क्योंकि खेती बाड़ी के लिए पानी नहीं मिलता है। खेती बाड़ी के लिए वो लोन लेते हैं, उधार पैसे लेते हैं, इसी चिंता में कि हम उधार और लोन देंगे कैसे, वो अपने जीवन समाप्त करने पर निर्णय ले लेते हैं और बहुत से लोगों की आत्महत्या करनी पड़ती है। तो ये बड़ा एक दुखदाई क्षण होता है कि जो हमारे अन्नदाता है उसको विशेषकर पानी की कमी के कारण या दूषित पानी आता है या अत्यधिक पानी आ जाए उससे बड़ा नुकसान होता है। आजकल आप देख रहे होंगे वर्षा का सीजन है, पूरे झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में चारों ओर बाढ़ आई हुई है, भीषण बाढ़ आई हुई है। इसका कारण क्या ही होता है, क्योंकि अत्यधिक बारिश हो गई। अत्यधिक बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। तो जब आपको बारिश चाहिए तब बारिश नहीं मिलती है, जब बारिश की जरूरत नहीं है तो अत्यधिक बारिश हो जाती है, तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं रहती है। तो इसलिए हमको उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। और जब हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे, एक तो ये है कि समय पर पानी नहीं होगा, दूसरा क्या होगा, समुद्र का वॉल्यूम भी निश्चित है, उसमें जब आप अत्यधिक पानी पहुंचा देंगे पूरे ग्लेशियर पिघलाकर तो समुद्र का स्तर भी बढ़ जाएगा। और अगर समुद्र का स्तर हमारा 1 मीटर भी बढ़ गया, 1.5 मीटर बढ़ गया, तो आप समझते हैं कि 1/4 दुनिया का हिस्सा पानी में डूब जाएगा। और समुद्र किनारे आप जानते हैं बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, क्योंकि वो समुद्र में जो चीज़ें मिलती हैं उनके भोजन पर निर्भर करती है। तो अगर पानी बढ़ गया तो सोच लीजिए कि जो जीव जंतु समुद्र की इस बार गहराई में जीते हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर में, अगर उनका पानी का लेवल बढ़ गया तो वो जिंदा नहीं रहेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। पूरा इकोसिस्टम बोलते हैं वो खत्म हो जाएगा। और समुद्र किनारे जितनी आबादी है, जितने उद्योग हैं, जितनी आपकी चीजें, ये तमाम डूब जाएंगी। और हमारे पास एक बेहतरीन उदाहरण है, अगर आप द्वारका चले जाएं तो पहले द्वारिका समुद्र से ऊपर थी, लेकिन आज आप द्वारका जाएंगे तो समुद्र से 30 मीटर नीचे है। तो हम सोच सकते हैं कि जब से द्वापर युग हमारे पास था, द्वापर युग से आज के युग में आ जाएं तो लगभग इतनी समुद्र बढ़ गया है। और पूरे समुद्र के नीचे कृष्ण का महल द्वारिका में
है। आप जाके देख सकते हैं, ऐसे दुनिया की बहुत सी चीजें जो बड़े पिछले 300 साल में 400 साल में समुद्र में डूब गई हैं। यही होगा, अगर समुद्र का स्तर बढ़ गया तो वर्तमान में समुद्र के अंदर जितने बड़े बड़े शहर हैं, इतनी बड़ी आपके घूमने के स्थान हैं, इतनी बड़ी आपकी औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये सब डूब जाएंगे। और आप सोच सकते हैं डूबने होंगे तो वो लोग जीने के लिए कहाँ जाएंगे? वो जीने के लिए आएंगे ऊपर की ओर। तो जहाँ हम लोग बड़े आराम से रह रहे हैं, वो सब हमसे चीजें मांगेंगे, रहने के लिए जमीन, रहने के लिए घर, खाने के लिए अनाज। तो उसमें क्या होगा? फिर युद्ध होगा। आपको पता होगा उसमें युद्ध होगा, क्योंकि आप आसानी से अपनी चीजें उनको देना नहीं चाहेंगे। आज भी कोई नहीं देना चाहता है। तो उस वक्त और स्थिति है कि वो इतने ज्यादा शरणार्थी होंगे, क्योंकि धरती के बीच में जो लोग रहते हैं उनकी सब चीजें वो छीना झपटी करेंगे, क्योंकि उनको भी जीना है। और जब छीना झपटी होती है, आपको पता होगा, वहीं से ही आतंक पैदा, उसको छीना झपटी माना आतंक होता है, तो वहीं से आतंकवाद पैदा होता है। अगर आप दुनिया के आतंकवाद पर पढ़ना चाहें, शुरुआत कैसे हुई, आपको यही पता होगा कि खाने की लड़ाई हुई। खाने की लड़ाई के लिए जब लोग एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे, आतंक करने लगे, तो एक दूसरे को डरा धमका के खाने लगे, वही आतंकवाद है। और फिर वही चीज होगा, दुनिया भर में ये फैलेगा और बहुत मुश्किल होगी। लोग समुद्र स्थल बढ़ने से मरेंगे जरूर, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं मरेंगे, वो जाएंगे ऊपर की ओर। अच्छा, फिर इसके अलावा और प्रभाव क्या होगा? अत्यधिक मौसम परिवर्तन होगा। हम आप सब देख रहे हैं, अगर आप पिछले इस दुनिया में 20 साल से जी रहे हैं, तो आप स्वयं देख रहे होंगे कि मौसम में कितना परिवर्तन आ गया है। आपके तापमान में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया। आपके जो ग्रीष्मकालीन ऋतु है उसमें एकदम तापमान नीचे जाता है और उसकी अवधि भी खिसक गई है। जो पहले कहते थे कि आपने देखा होगा स्कूल बहुत जल्दी बंद हो जाते थे नवंबर में या दिसंबर में, क्योंकि ठंड बहुत होती थी, उधर जल्दी फरवरी अंत में खुल जाते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा जनवरी में करीब बंद हो रहे हैं, उधर देर में खुली उसी टाइम पर है, क्योंकि ठंड हो ही नहीं रही इतनी ज्यादा। और जब हो रही है तो अचानक बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, ठंड का समय बहुत लंबा नहीं रह गया है। इसी तरह आप देखा होगा ग्रीष्मकालीन अथाह गर्मी हो रही है। हम इस बार देखें तो इस बार मैं हल्द्वानी में रहता हूँ, तो हल्द्वानी में ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि इतनी अधिक गर्मी कभी नहीं देखी गई, इतनी ज्यादा गर्मी है। और इसी तरह संसार के अन्य हिस्सों में बहुत ज्यादा गर्मी है। और जैसे ही गर्मी खत्म हुई तो आप देख सकते हैं बेतहासा बारिश हुई है। इस बार जो मौसम विज्ञानियों का जो कहना है कि 16% अधिक बारिश हुई है सामान्य से। आप सोच सकते हैं, हम लोग अक्टूबर के महीने में हैं, इतनी अधिक अभी भी गर्मी चल रही है, लेकिन बारिश भी अथाह हुई है। तो ये सब क्या है कि मौसम में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए हैं। और इन सब परिवर्तनों से आप देख रहे होंगे कि जब ठंड का समय कम हो जा रहा है तो पर्वतों में बर्फ भी कम पड़ रही है। आपने बहुत बार सुना होगा, कुछ दिनों पहले समाचार था कि जब टूरिस्ट लोग घूमने जा रहे हैं तो उनको चोटियों में बर्फ नहीं दिख रही है, क्योंकि ठंड का समय कम हो गया, बरसात लंबी हो गई, गर्मी भी लंबी हो गई। तो ये आप देख रहे होंगे पिछले 20 साल के अंदर बहुत परिवर्तन आया। जीव जंतुओं और पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव, निश्चित रूप से जब ये इस तरह से गर्मी या मौसम में परिवर्तन आ रहा है, जब मेरे और आपके जीवन में इसमें प्रभाव पड़ रहा है, जहाँ हम इतनी सुविधाओं के बीच रहते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारे जीव जंतु हैं जो बिल्कुल मौसम पर आधारित हैं, उनके लिए कोई और व्यवस्था नहीं की जा सकती। उन पर इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा होगा। फर्क क्या पड़ता है? उनको अपना जीवन से हाथ धोना पड़ता है, ठीक है ना। उनका जीवन समाप्त हो रहा है, बहुत जल्दी आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे। और प्लस आप जानते हो जो इकोलॉजी, जिसको हम पारिस्थितिकी बोलते हैं, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। क्योंकि इकोलॉजी में अगर फर्क पड़ गया तो आप जानते हैं कि पूरे जीव जंतु और हमारे रहने के, जीने के जो हमारा ढंग है उसमें बहुत परिवर्तन आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो जाएगा। और हमको उसको उससे अपने आप को उस हिसाब से ढलना पड़ेगा। लेकिन ढलने के लिए समय चाहिए, और अगर उतने समय तक हमको अगर धरती ने समय नहीं दिया तो हमको अपने आप को खोना पड़ेगा। ये बड़ी समस्या है। और फिर मानव स्वास्थ्य पर इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि इधर ऐसा जब हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा बीमारियां लोगों में देखी जाती हैं। जाड़ों में बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है, गर्मी में बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही हैं। आपने देखा होगा कि जाड़ों में अगर हम चले जाएं तो दिल्ली वगैरह बहुत जगहों पर हमको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और बरसात में तो है ही, आप जानते हैं, अगर बरसात का समय लंबा हो जाए तो लंबे समय तक हमको उन तमाम बीमारियों से जूझना पड़ता है। और गर्मी में भी होता है, विशेष रूप देखेंगे आप, अत्यधिक गर्मी, वायु प्रदूषण और नई बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। साथ ही बाढ़, सूखा और जैसी घटनाओं के कारण लोगों को भोजन और पानी की कमी का भी सामना करना पड़ता है। और कई बार आपने देखो, हम सब ने 3 साल तक कोरोना को झेला, जानते हैं, ऐसी अचानक बीमारियां भी आ जाती हैं और जो खाली एक निश्चित क्षेत्र को नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। और कोरोना में हमने अपने संसार के बहुत से लोगों को खोया, बहुत सी चीजों को खोया। तो जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े प्रभाव ये होते हैं, अंत में क्या होता है कि जो जीव जंतु हैं और जो मानव है, इसको अपना जीवन खोना पड़ता है, जो कि इन चीजों के लिए लड़ रहा था। तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा
कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ हमें अपने जीवन जीने की शैली को बदलना पड़ेगा, तभी हम जी सकते हैं, अन्यथा क्या होगा, हमको अपने जीवन खोना पड़ सकता है। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में अभी पहुंचने वाले हैं। आपने जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारण थे उन पर प्रकाश डाला, और जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं आपने उन पर भी प्रकाश डाल दिया। हम अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम में अंत में जलवायु परिवर्तन के जितने भी वैज्ञानिक समाधान उनसे निपटने के लिए हैं हम आपसे जानना चाहेंगे, चाहे वह नवीनीकरण के माध्यम से ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करके हो, या ऊर्जा का दक्षता के माध्यम से हो, या वृक्षारोपण का हो। तो एक नज़र हम डालते हैं कि जलवायु परिवर्तन से हम कैसे निपट सकते हैं। जो ये हमारी जलवायु परिवर्तन की समस्या आई है, इस पर रात दिन शोध हो रहा, अध्ययन हो रहा, पूरी दुनिया भर में बड़े बड़े संस्थान काम कर रहे हैं, कैसे जलवायु परिवर्तन में सुधार लाया जाए, किस तरह से धरती का तापमान को कम किया जाए, इस पर बहुत काम चल रहा है। तो वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई समाधान विकसित किए हैं, और उनमें से कुछ का जिक्र हम इस वार्ता में करेंगे, जैसे कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। आप इसको बोलते हैं ग्रीन एनर्जी। ये हुआ कि हमको अपने बिजली के अलावा जो पेट्रोल और डीजल हम यूज करते हैं, इनका सब्स्टिट्यूट, इनकी जगह पर दूसरा क्या ईंधन ला सकते हैं, इस पर बहुत बड़ा काम चल रहा है। उसमें बिजली भी, आप जानते हैं कि बिजली को पैदा करने के कई चीज़ें हैं। आप परमाणु ईंधन से भी बिजली पैदा कर सकते हैं, आप बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं, बड़े बड़े बांध बनाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे आसान और सबसे सस्ता लोगों को लगता है वो है कि बिजली के घर, जो कोयले से जो बिजली के घर चलते हैं, मतलब कोयले से पानी को गर्म करते हैं, उससे उसकी भाप बनाते हैं और भाप से टरबाइन घुमाते हैं। ये जो प्रक्रिया, इसे पूरे, ये दुनिया की सबसे पुरानी है। अभी पूरे देश, हमारे देश में भी, दुनिया में बहुत जगह उसका उपयोग होता है, क्योंकि दुनिया में कोयला बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और ये सस्ता पड़ता है, और इस कोयले का उपयोग करके अभी भी लोग बिजली पैदा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक कारण है कि हमारी दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन वगैरह सब पैदा हो रही है। तो ये है कि इसको कैसे कम किया जा सकता है बिजली पैदा करने में, एक ये, और दूसरा है कि हम जो वाहन चला रहे हैं उसमें हम पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं, तो इसको भी कैसे कम किया जाता है, इस पर बहुत बड़ा काम चल रहा है। और इसके पारंपरिक जीवाश्मों के बजाय बैटरी से चलने वाले वाहन आ गए हैं, कारें आ गई हैं, बसें भी चल रही हैं। अब तो वो ये कह रहे हैं कि हम ट्रेन को भी चला के देखेंगे, बड़ी बड़ी बसें चल रही हैं। आपने देखा होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, ये तीन ऐसे हैं जो हमेशा लगातार काम करते हैं, और ये बिजली के जो पुराने स्रोत हैं उनमें लगातार परिवर्तन ला रहे हैं। लेकिन इसमें समय लगता है, इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि इसमें नवीनीकरण में हमेशा क्या रहता है, आपको पुराना खोना पड़ता है, नया बनाना पड़ता है। तो दोनों तरफ आपको पैसा चाहिए, नया बनाने के लिए पैसा चाहिए, पुराना बंद करेंगे उससे भी आपको नुकसान झेलना पड़ता है। तो है कि इसके लिए धन की बहुत जरूरत है, और इसमें बहुत दुनिया भर में काम हो रहा है। हमारे देश में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री सोलर एनर्जी, प्रधानमंत्री ग्रीन एनर्जी योजना बहुत चल रही है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने घरों में इसका उपयोग करिए, हम कर सकते हैं, जिससे कि आपका बिजली का बिल कम हो जाए। अगर आपका बिजली का बिल कम होगा तो सरकार को बिजली की आवश्यकता कम होगी, बिजली की आवश्यकता कम होगी तो उसको उत्पादन भी कम करना पड़ेगा। अगर उत्पादन की जरूरत नहीं पड़ेगी, निश्चित रूप से हम ये जो इसमें गैसों का उत्सर्जन होता है ये भी कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ा यही कारण होता है कि हम जो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हैं, विशेषकर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, इनका उपयोग करें, इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। फिर है कार्बन कल्चर और स्टोरेज। ये तकनीक वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर समुद्र में संग्रहित करती हैं, इससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम की जा सके। इस पर बहुत बड़ा काम हो रहा है कि हमारे वातावरण में जो अत्यधिक CO2 हो गया, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है, जिससे आपने देखा होगा कि हमारे पास ओजोन का जब CO2 से रिएक्शन करती है तो वो डेप्लीट हो जाती है, उसकी सांद्रता कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है। आपने सुना होगा या देखा होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में ओजोन लेयर क्या हो गया, खत्म हो गया ऑलमोस्ट, और वो एरिया बढ़ते चले जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि धरती पर जितनी पराबैंगनी किरणें हैं सूरज की, वो सीधे आ रही हैं और वो हमको भी नुकसान करती हैं, प्लस धरती के तापमान को बढ़ा रही हैं। तो ये हो रहा है कि हम ऐसे कैसे पेड़ बोएं जो कार्बन को और ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर रोकती हों। हम बोलते हैं ना, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं, रोक लें। और ऐसी चीजों पे भी काम किया जा रहा है कि हमने जो कार्बन हमारे वातावरण में भेज दिया है उसको वापस कैसे लिया जाए और लाके उसको समुद्र की गहराई में डाल दिया जाए, ताकि धरती का तापमान को कम किया जा सके। इस पर वैज्ञानिक लोग लगे हैं बहुत। इसको बोलते हैं कार्बन कैप्चर, कार्बन को और उसको कहाँ स्टोर करें और कार्बन को किस और रूप में उपयोग कर सकते हैं क्या, इस पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा शोध चल रहा है। फिर है ऊर्जा दक्षता बढ़ाना। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए हमें ऐसी तकनीक और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए जो कम ऊर्जा में अधिक काम कर सके।
उदाहरण के लिए आपने देखा होगा जब अपने घरों में बिजली यूज करते थे, पहले में ऐसे बल्ब यूज करते 100 वाट 40 वाट का उपयोग होता था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने काम किया, फिर आपने सुना होगा आपको CFL बल्ब आ गए जो आपके 100 वाट के बल्ब को 40 वाट में या 30 वाट में ले आए थे। और अब आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल या 6 साल के अंदर, लगभग 10 साल के अंदर अब LED लाइट आ गई और LED लाइट ने हमारे 100 वाट के बल्ब को 9 वाट में बदल दिया। तो हमने इस तरह से बिजली को बचाया है। तो ऐसे हमको ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों को काम करना पड़ेगा ताकि ऊर्जा हम बढ़ा सकें। हमको ऐसे उपकरणों का उपयोग करना होगा जो कम ऊर्जा में अधिक काम कर सकें। उदाहरण के लिए मैंने बताया LED है, या ऊर्जा कुशल घर हमको चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाहन चाहिए, या इस दिशा में हमको और महत्वपूर्ण काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा घरों में हम लोग पहले गर्म पानी इंसान को चाहिए ठंड में, तो हम ईंधन जला के करते थे। फिर आपने कहा कि बिजली का हीटर आ गए, आपने देखा होगा कि सोलर गीजर आ गए, है ना। तो बिजली का उपयोग भी पहले लकड़ी बंद करी तो बिजली आई, आप बिजली बंद कर दी तो सोलर आ गई है। तो इसी तरह ये होता है कि हम ऐसे अनुसंधान करें ताकि ऐसा है नहीं कि इंसान को गर्म पानी नहीं चाहिए, संभव नहीं है। आपको नहाने के लिए जब बहुत ठंडा होता है तो गर्म पानी चाहिए, तो आएगा कैसे वो। तो ये नहीं हो सकता है कि हम धरती से पेड़ काटना ही बंद कर दें, हम धरती में अब किसी को बसाएं नहीं, या धरती में कोई उद्योग धंधा नहीं खोले, ये संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब धरती की जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाए। और आप जानते हैं ये संभव नहीं है। जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, जो लोग मृत्यु हो रही कम हो रही है, तो जनसंख्या का बहुत बड़ा असंतुलन है। तो उसको जिंदा रहने के लिए ये सब चाहिए। तो हमको इसकी जरूरत पड़ेगी है कि उपयोग कैसे कम करें, उपभोग कैसे कम करें और कैसे इसको बेहतर करें, इस पे काम करना पड़ेगा। वृक्षारोपण और पुनः वनीकरण एक सबसे बड़ा ऐसा कारण है। हम जानते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना है तो वायुमंडल से नीचे लाना उतना आसान नहीं होगा। वायुमंडल से नीचे लाएंगे, फिर आपको उपकरण बनाने पड़ेंगे। उसको खींचने के लिए, आपको उन उपकरणों को चलाने के लिए फिर आपको बिजली चाहिए। उस बिजली को पैदा करने के लिए फिर आपको बिजली की चीजें चाहिए। तो अल्टीमेट में ये हो सकता है कि हमने 100 कुंटल अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लिया तो मुझे लगता है 10 कुंटल तो देना ही पड़ेगा। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होना है। तो सबसे अच्छा फायदा यह है कि धरती को हम अगर वृक्ष लगा दें, वृक्षारोपण कर दें, ऐसे पेड़ ज्यादा लगाएं जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में समाहित करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर फेंकते हैं। तो ऐसा करने से हम क्या करेंगे, अपने वायुमंडल को बचा सकते हैं। इसलिए पूरे दुनिया भर में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, देखा होगा आपके शहर में, आपके स्कूल में बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है, ये काम किया जाता है कि हम हर वक्त वृक्षारोपण करें। आपने देखा होगा इस साल हमारे देश में जितना भी वृक्षारोपण हुआ है, हमारी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था एक पेड़ माँ के नाम। मतलब आपने जितने भी आपके पुराने लोग हैं, जिनको आप प्रिय लोग आपके हैं, उनकी याद में एक पेड़ लगाइए। और सबसे प्रिय हमें अपनी माँ होती है, तो माँ की याद में सब जगह पेड़ लगाए और उसकी उतनी ही देख रेख करो जितनी आप एक माँ की करती थी। तो इसलिए ये सब प्रयास चल रहे हैं कि हम दुनिया भर में पेड़ लगाएं और अपना जो ये हमने वायुमंडल को दूषित कर दिया है, इसको किस तरह से हम ठीक कर सकें। तो श्रोताओं, ये थे हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण और जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव हैं, और साथ ही जलवायु परिवर्तन से निपटने के समाधान हमारे खास मेहमान प्रोफेसर पीडी पंसर, जिन्होंने हमारे सभी श्रोताओं तक सारी जानकारियां और रोचक तथ्य प्रस्तुत किए। अंत में सारे श्रोताओं से मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि जलवायु परिवर्तन एक ऐसी समस्या है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, लेकिन अगर हम मिलजुल कर इसके समाधान के लिए प्रयास करें तो इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से हम इस समस्या को नियंत्रित भी कर सकते हैं। हमें न केवल अपनी धरती को बचाना है, बल्कि उसमें आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सुरक्षित और स्वस्थ बनाना हमारा एक लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड विज्ञान एवं शिक्षा अनुसंधान केंद्र देहरादून के सहयोग से और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से आप सुन रहे हैं 91.2 FM पर हेलो हल्द्वानी का कार्यक्रम, जिसमें हमने विज्ञान लोकप्रियकरण परियोजना के अंतर्गत ये लेक्चर की सीरीज की शुरुआत की और इसमें हमने जलवायु परिवर्तन का विज्ञान और हमारी धरती का भविष्य हमारे सारे श्रोताओं तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया। हम इन्हीं बातों के साथ अगले कार्यक्रम में हम फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।